यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे वैल्यूएशन के टॉपिक के एक नए पार्ट को। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो वैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कैसे होता है। अपने पेपर नंबर 2 जो मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स है, उसके पेपर नंबर 2 के अंदर जो है हमारे वैल्यूएशन है दो चीजों का। एक है वैल्यूएशन अपने बॉन्ड्स का और एक है वैल्यूएशन अपने इक्विटी का। बट अपने सिलेबस के अंदर तो वैसे दो ही है, बट हमने जो है वो नोट्स के अंदर जो है वो प्रेफरेंस का वैल्यूएशन भी और कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनका वैल्यूएशन भी इसमें डाला हुआ है। ओके जी सर। तो लास्ट क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था और हमने देखा था अलग अलग तरह की जो है वो वैल्यू क्या होती है और वैल्यूएशन क्यों करते हैं, वो टॉपिक हमने देखा था। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर बेसिकली स्टार्टिंग करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन का। ओके जी सर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप भी जो है वो एनटी नेट की तैयारी कर रहे हैं जून 2022 के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 जिन बच्चों का मैनेजमेंट सब्जेक्ट है कोड 17, तो उसके लिए जो है वो हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस में हम कॉमर्स की भी कोचिंग देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। हमारे कोर्स के अंदर हम लोग जो है वो दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर, दोनों पेपर का स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में कलर्ड बुक्स है, वो आपके होम एड्रेस पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, बाकी डेमो के बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो करवाते हैं। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं अपने वैल्यूएशन के टॉपिक का, तो अपने को आज तो पढ़ना है बॉन्ड वैल्यूएशन, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि वैल्यूएशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम लोग जो है वो शेयर मार्केट में या फिर कैपिटल मार्केट में अगर हम कोई भी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, मतलब ये है कि सिक्योरिटी को बेचें या सिक्योरिटी को सेल करें, ठीक है, मतलब बेचें या फिर परचेस करें, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है वो अपने पास में एक वैल्यू तो मार्केट के अंदर देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, वो तो सिंगल वैल्यू हो गया। और एक वैल्यू हम खुद निकालते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेयर वैल्यू। फिर हम दोनों वैल्यू के अंदर कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अपने को जो है वो सिक्योरिटी को खरीदना चाहिए या सिक्योरिटी को बेचना चाहिए। तो उसके लिए वैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। तो मैंने यहां पे बताया, जब हम डिसाइड करते हैं कि अपने को कोई पोजीशन होल्ड करनी है कि हम परचेस करेंगे सिक्योरिटी को या क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस में करेंगे, दो चीजों के बीच में, एक करेंगे फेयर वैल्यू में और एक करेंगे मार्केट वैल्यू में। मार्केट वैल्यू वो है जो शेयर मार्केट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो वो बेस्ड होती है। और जो फेयर वैल्यू है ये हम खुद जो है वो निकालते हैं। मतलब कोई एक सिक्योरिटी है, चाहे डिबेंचर हो गया, चाहे आपका शेयर हो गया, तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फेयर वैल्यू। और जो उसकी वैल्यू आज की डेट में मार्केट में चल रही है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। फेयर वैल्यू वो है जिसको कंप्यूट करनी पड़ती है, और किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू को निकालना, कंप्यूट करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब जो है वो बेसिकली क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी शेयर है, कोई भी बॉन्ड है, उसकी वैल्यू को क्या करना, निकालना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यूएशन। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू को कंप्यूट करना इज नोन एज द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। अब नीचे लिखा भी हुआ है, जब फेयर वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी तो उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि अपने को सेल करना है या फिर परचेज करना है। अगर कभी भी जो है वो क्या हुआ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी करवाया था, अगर कभी भी जो है वो मार्केट वैल्यू जो है, जो वैल्यू मार्केट के अंदर आज की डेट में प्रीवेल कर रही है, अगर वो ज्यादा है किससे, फेयर वैल्यू से, इसका मतलब जो वैल्यू मार्केट में चल रही है और जो होनी तो चाहिए वैल्यू मान लो 100 रुपए, जबकि मार्केट में वो सामान जो 120 का बिक रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, औकात कितनी है उसकी, 100 रुपए की, जबकि वो चल कितने में रहा है मार्केट में, 120 में, तो वो ओवर वैल्यूड है। और जो भी चीज ओवर वैल्यू होती है या ओवर प्राइस होती है, तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो उसके रेट गिरेंगे। तो अगर आपने आज परचेस कर लिया तो कल को तो वो अपने जो उसका इक्विलिब्रियम जो प्राइस है उसके ऊपर आएगी। तो इसीलिए आपको लॉस ना हो तो हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी होती है या जो भी ओवर प्राइस्ड सिक्योरिटी होती है, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, वहां पे सेल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मार्केट वैल्यू जो है वो लेस है किससे, फेयर वैल्यू से, मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए, जो सिक्योरिटी की असली औकात है, और मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो उससे क्या चल रही है, कम चल रही है, तो कभी ना कभी वो जो प्राइस है, जो मार्केट में जो रेट चल रहा है, वो अपने इक्विलिब्रियम प्राइस पे आएगा, फेयर वैल्यू के ऊपर आएगा। हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो इसीलिए वो आज की डेट में क्या हो रहा है, आज सर वो जो सिक्योरिटी है वो मार्केट में अंडर वैल्यू चल रही है। तो अंडर वैल्यू जो चीज होती है
उसको हमेशा क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर वैल्यू चीज जो है उसके कभी ना कभी तो रेट जो है वो फ्यूचर के अंदर जाके क्या होंगे, बढ़ेंगे। एक बात समझ में आ रही है क्या? और जब रेट बढ़ेंगे तो अपने को मुनाफा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको सिक्योरिटी को जो है वो क्या करना है, सेल करना है या सिक्योरिटी को अपने को परचेज करना है। तो ये डिसीजन जो है वो हम किसके बेस पर लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं हम कंपैरिजन के बेस पर। और कंपैरिजन किस किस में, दो वैल्यू में, एक होता है मार्केट वैल्यू और एक कौन सा, फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो है जो मार्केट में मिल जाएगी और फेयर वैल्यू वो है जो अपने को निकालनी पड़ेगी। और जो वैल्यू अपने को निकालनी पड़ती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यूएशन। तो किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू को निकालना इज नोन एज द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। ओके जी सर, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके बाद हमने यहाँ पे भी देखा था कि कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन के अंदर कई सारी वैल्यू है। एक बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट के अंदर आपको किसी सिक्योरिटी की जो वैल्यू देखने को मिलेगा बुक कीपिंग पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। इसके बाद मार्केट वैल्यू, जिस रेट के ऊपर आप जो है सिक्योरिटी को मार्केट में सेल आउट कर सकते हो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। फिर गोइंग कंसर्न वैल्यू, कोई एक बिजनेस है, कोई रनिंग बिजनेस है, ऑपरेटिंग बिजनेस है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न वैल्यू। एक बात ध्यान रखिएगा, गोइंग कंसर्न वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है जी। एक होता है लिक्विडेटिंग वैल्यू, अगर मान लीजिए सारी की सारी एसेट्स को आज सेल कर दिया जाए और जितनी भी लायबिलिटी है उनका पेमेंट कर दिया जाए, एट द एंड में जो वैल्यू बचती है, जो शेयर होल्डर को डिनोट की जाती है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटिंग वैल्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आती है वो है कौन सी, कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो क्या बोलते हैं, इसको इकोनॉमिक वैल्यू भी बोलते हैं। और पूरा वैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो सब इसी वैल्यू के ऊपर जो है वो क्या था, बेस था। तो मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाया था। तो कैपिटलाइज वैल्यू के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि फ्यूचर में मिलने वाले जो भी आपके क्या है, बेनिफिट्स है, मतलब फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे किसी सिक्योरिटी से, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बेनिफिट का मतलब बोल दो या फिर यहां पे बोल दो कैश फ्लो, या तो बेनिफिट बोल दूं या मैं यहां पे बोल दूंगा क्या, कैश फ्लो। ध्यान से सुनना, फ्यूचर में मिलने वाले जितने भी बेनिफिट हैं या फ्यूचर में मिलने वाले जितने भी आपके कैश फ्लो हैं, दोबारा बोलता हूं, एक सिक्योरिटी है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरे पास में ये मान लो ये एक सिक्योरिटी है। ओके, अब क्वेश्चन ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इकोनॉमिक बेसिस पे या कैपिटलाइज वैल्यू इसकी क्या निकलेगी, इस सिक्योरिटी से मुझे फ्यूचर के अंदर, दोबारा बोलता हूं, इस सिक्योरिटी से मुझे फ्यूचर के अंदर जो बेनिफिट होंगे, इस सिक्योरिटी से मुझे फ्यूचर के अंदर जो बेनिफिट होंगे, लेकिन वो बेनिफिट कब हो रहे हैं, फ्यूचर में। वैल्यू कब निकाल रहा हूं, आज। तो उन फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट की आज की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक वैल्यू। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू। सर कैपिटलाइज वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब ये होता है किसी एक सिक्योरिटी से मिलने वाले फ्यूचर के जो बेनिफिट्स हैं उनकी आज की वैल्यू निकाल लेना और उन सबको ऐड कर लेना, इज नोन एज द, बोलो, इज नोन एज द कैपिटलाइज वैल्यू। और पूरा का पूरा वैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो इसी कैपिटलाइज वैल्यू के ऊपर जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। चलो जी, ये हमने देखा था। इसके लिए कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, रिस्क इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने देख लिया। रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे बनता है वो आपको मैंने बता दिया। इसमें दो चीजें होती है, इंटरेस्ट रेट और आपका इन्फ्लेशन वाला रिस्क प्रीमियम जो है वो इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, बेसिक वैल्यूएशन मॉडल आपको मैंने बता दिया था कैसे करते हैं। मॉडल क्या था, वो ये है, जो भी आपके कैश फ्लोज हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू, ये कैश फ्लो कौन से थे, ये सर कैश फ्लो ऊपर वाले, ये वो कैश फ्लो थे जो कब होने थे, ये फ्यूचर में अराइज होने थे, ऐसा था ना, जो फ्यूचर में राइज होते हैं। हाँ जी, तो ये फ्यूचर में राइज होते हैं और इनकी क्या निकाल लेना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यूएशन। ओके जी सर, तो इसका फॉर्मूला था, ये हमने कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है क्या, बॉन्ड वैल्यूएशन का। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम है बॉन्ड वैल्यूएशन। अब यहां पे टॉपिक है बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड बोल दो या यहां पे मैं डिवेंचर बोल दूं, एक ही बात है, ध्यान से सुनना। चाहे बॉन्ड हो चाहे डिबेंचर हो, दोनों की वैल्यूएशन इसी तरीके से होती है। सर पहले बेसिक डिफरेंस, तो बॉन्ड तो अलग होता है डिबेंचर से, जी बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों अलग अलग है। बॉन्ड की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आपका लॉन्ग टर्म का होता है, लेकिन डिबेंचर का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो शॉर्ट टर्म का होता है। ओके, तो बॉन्ड को जनरली जो है वो पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स है या फिर जो गवर्नमेंट है वो इशू करती है, जबकि डिबेंचर को जो है वो कोई भी पब्लिक कंपनी जो है वो इशू कर सकती है। बात खत्म हो गया। लेकिन यहां पे चाहे बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी हो चाहे डिबेंचर का वैल्यूएशन करना हो, दोनों के दोनों जो है वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो यहां पे बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, डिबेंचर के वैल्यूएशन की भी बात हो रही है। ठीक है जी, चलो थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, देन फिर आगे देखेंगे वैल्यूएशन कैसे करनी है। चलो जी, बोलते हैं ए बॉन्ड और द डिबेंचर इज ए डेट सिक्योरिटी। बॉन्ड या डिबेंचर जो है वो क्या है, डेट सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी, अगर मान ले किसी सिक्योरिटी को डेट सिक्योरिटी बोल दिया जाए तो डेट सिक्योरिटी वो है जो क्या होगी, रीपेबल है।
ये कैसी है, रीपेएबल है, मतलब उसको जो है कुछ समय के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। जो पैसा आपने सिक्योरिटी को इशू करके आपने रेज किया था, उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, ए बॉन्ड या डिबेंचर इज ए डेट सिक्योरिटी, जो इशू करता है कौन, बोरोवर, जिसको पैसा चाहिए, एंड सब्सक्राइब किया जाएगा बाय द लेंडर, जिसने पैसा देना है। बॉन्ड इज ए यूजुअल फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, बॉन्ड जो है वो एक यूजुअल फॉर्म है किसका, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का, जिसका फॉर्म यूज करती है, विच अपॉन इशूइंग बॉन्ड प्रोमिस करती है टू मेक सर्टेन कैश फ्लो इन फ्यूचर। फर्म ने आज जो है बॉन्ड इशू किया और प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको फ्यूचर के अंदर जो है कुछ कैश फ्लो जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जैसे इंटरेस्ट के तौर पे या रीपेमेंट हो गया। आगे, अंडर क्लियरली डिफाइंड टर्म एंड कंडीशन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिक्वायर्ड। ये अपने को जो है वो समझना पड़ेगा। तो पहली बात, बॉन्ड क्या होता है या डिबेंचर क्या होता है। सर डिबेंचर वो है जिसको आज कंपनी ने क्या किया, इशू किया पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है जी। कंपनी ने इशू कर दिया और कंपनी प्रॉमिस कर दिया कि फ्यूचर के अंदर जो हमने आज आपसे पैसा रेज किया है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ आपको हम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, बॉन्ड्स पे या डिबेंचर्स के ऊपर जो है वो पेमेंट होती है किसका, इंटरेस्ट का। बॉन्ड के साथ या डिबेंचर के साथ ना एक रेट होता है, उस रेट को बोलते हैं हम कूपन रेट। क्या बोलते हैं, कूपन रेट। कूपन रेट होता है इंटरेस्ट रेट, जो उसके ऊपर जो है कंपनी क्या करती है, पे करती है, ठीक है जी। चलो जी, अब आगे देखते हैं। इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगे। सबसे पहला होता है पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब होता है कोई भी एक जो स्पेसिफिक बॉन्ड है या डिबेंचर है उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार वैल्यू। पार वैल्यू ऑल्सो नोन एज फेस वैल्यू। पार वैल्यू का एक और नाम क्या है, फेस वैल्यू, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड एंड स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड सिक्योरिटी। जो आपका बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट होता है या डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार वैल्यू। द पार वैल्यू किसी भी बॉन्ड की कुछ भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, 1000 रुपए भी हो सकती है, या एनी अमाउंट। इशू प्राइस हाउएवर मे बी लेस देन या इक्वल टू या मोर देन हो सकता है किससे, पार वैल्यू से। तो पार वैल्यू का मतलब तो क्या हो गया आपका, फेस वैल्यू, ठीक है। जो सिक्योरिटी कितने की है वो तो आपका फेस वैल्यू। अब उसको इशू किस पे किया जाएगा, हो सकता है कि क्या पता फेस वैल्यू पे इशू करे, क्या पता डिस्काउंट पे इशू करे, और क्या पता प्रीमियम पे इशू करे। तो जो आपका इशू प्राइस है वो जो है पार वैल्यू के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द इशू प्राइस हाउएवर मे बी लेस देन इक्वल टू और मोर देन द पार वैल्यू। सिमिलरली, इसीलिए और इसी तरीके से रिडम्पशन जो रीपेमेंट है, रिडम्पशन मतलब जब सिक्योरिटी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जैसे मान लो हमने 10 साल के लिए जो है वो डिबेंचर इशू किए थे, तो 10 साल जब पूरे हो जाएंगे, लैप्स हो जाएगा, तो 10 साल के बाद में उनका जो डिबेंचर को क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा। तो बोलता है रिडम्पशन रीपेमेंट में ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू और मोर देन द पार वैल्यू। जो रिडम्पशन रीपेमेंट है वो ऐसा हो सकता है कि वो लेस देन हो, इक्वल टू हो, या मोर देन हो किससे, पार वैल्यू से, ठीक है जी। तो ये तो पार वैल्यू हो गया। पार वैल्यू का मतलब क्या हो गया, फेस वैल्यू जो सिक्योरिटी की होती है। अब आएगा जी कूपन रेट। जब सिक्योरिटी को, जब किसी भी बॉन्ड को जो है वो क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, तो उसका अपना एक इंटरेस्ट रेट होता है। उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं हम लोग क्या, कूपन रेट। मतलब उस सिक्योरिटी के ऊपर फिक्स रेट से जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, हर 6 महीने में या ईयरली, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कूपन रेट। दिस इज द रेट एट विच इंटरेस्ट, ये वो रेट है जिस रेट पर इंटरेस्ट जो होता है ऑन द किस पे, पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज पेबल एज पर द पेमेंट शेड्यूल। द इंटरेस्ट में बी पेड एनुअली। हो सकता है इंटरेस्ट का पेमेंट कैसा हो, एनुअली हो, सेमी एनुअली हो, और इवन मंथली हो, किसी भी तरीके का जो है ये हो सकता है। द कूपन रेट इज यूजुअली डिस्क्राइब एज अ परसेंटेज रेट। जो कूपन रेट है वो परसेंटेज में होगा, जैसे ना ऐसे लिखा जाता है 8% बॉन्ड या 10% डिबेंचर। तो ये 8% या 10% ये जो है इनको बोलते हैं हम लोग क्या, कूपन रेट। एंड इज अप्लाइड टू द पार वैल्यू टू फाइंड आउट द पीरियोडिकल इंटरेस्ट अमाउंट। और ये 8% या 10% किसका होता है, ये होता है जी किसका, पार वैल्यू का। ये बात ध्यान रखना, ये कभी भी इशू प्राइस का नहीं होता है, ठीक है जी। फिर आएगा जी आपका मैच्योरिटी। अच्छा, एक स्पेशल बात और बता दूं, ये पार वैल्यू का होता है अगर वो फुली पेड अप है। अगर मान लो 100 रुपए का डिबेंचर था लेकिन अभी आपसे मांगे सिर्फ 50 रुपए हैं, तो फिर इंटरेस्ट जो होगा, कूपन रेट जो होगा वो 100 पे नहीं होगा, वो किस पे होगा, 50 रुपए पे होगा। एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो जी आगे। फिर इसके बाद में आएगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है जिस दिन हमने सिक्योरिटी को क्या किया था, इशू किया था, उसके बाद मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैच्योरिटी। द मैच्योरिटी ऑफ ए बॉन्ड रेफर टू द पीरियड। मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड जो है वो क्या है, ये वो पीरियड है
मतलब वो टाइम लैप है बिटवीन फ्रॉम द कहां से डेट ऑफ इश्यू से लेकर के आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच द रिडम्पशन रीपेमेंट विल बी मेड टू द इन्वेस्टर बाय द बोरोवर फर्म। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का मतलब क्या, कितने समय के लिए आपने जो है वो सिक्योरिटी को इश्यू किया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैच्योरिटी। ठीक है जी। अब अजम्पशन जो है वो क्या है, अजम्पशन जब कभी भी आप बॉन्ड का वैल्यूएशन करोगे, जब तक ना बोला जाए तो हमेशा ये अज्यूम करोगे कि डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है या बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो साल के लास्ट में जो है वो क्या होगा, एक्रू होगा। एंड अजम्पशन विच में बी रिक्वायर्ड बाय वैल्यूइंग ए बॉन्ड इज दैट द फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट, जो पहली जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी, शैल बिकम ड्यू, वो ड्यू होगी फॉर द पेमेंट के लिए आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज और इश्यू ऑफ द बॉन्ड, मतलब 1 साल के बाद में ही जो है वो क्या होगा, ड्यू होगा। ठीक है जी। चलो जी अब आगे, अब आएगा वैल्यूएशन के मॉडल। वैल्यूएशन जो है वो कैसे करनी है, पहली बात तो ये वैल्यूएशन जो है वो कैसे करेंगे, मान लो आज कोई एक सिक्योरिटी है, उसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या बोलते हो, उस सिक्योरिटी से फ्यूचर में मिलने वाले जो भी बेनिफिट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल आएगी। तो बॉन्ड की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं पहले अलग से, देखो एक बार ध्यान से सुनना। मान लीजिए आज 2021 के अंदर, ठीक है, 1 जनवरी 2021 को कोई एक कंपनी है, उसने जो है या 1 जनवरी नहीं लेके चलते, हम लेके चलते हैं 1/4/2021 को, ओके, एक कंपनी है, उसने जो है वो 100 रुपए का 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर या 10% डिबेंचर लेके चलते हैं, चलो 10% डिबेंचर उसने इश्यू करे, ठीक है, 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ओके, और कितने के लिए, 5 साल के लिए। तो पहला साल कब खत्म होगा, अगर मैं बात करता हूं, पहला साल होगा 31/3/22 को, फिर 31/3/23 को, फिर 31/3/24 को, फिर 31/3/25 और फिर 31/3/26, ओके। अब कंपनी बोल रही है, कंपनी ने यहां पे डिबेंचर को इशू कर दिया, कंपनी बोल रही है जब साल खत्म होगा हम आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% इंटरेस्ट होगा, कितना आपको यहां पे इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, कितना 10, इधर भी मिलेगा 10, इधर भी मिलेगा 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, ठीक है जी। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ये जो पैसा कंपनी ने आपसे लिया था, कंपनी आपको वो भी पे करेगी। तो आपको टोटल जो है 5 साल में क्या क्या मिला, पहले साल के लास्ट में आपको मिला 10 रुपया, फिर मिला 10 रुपया, फिर मिला 10 रुपया, फिर मिला 10 रुपया, फिर मिला 110 रुपया। ये बात समझ में आ रही है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप वैल्यू कब निकाल रहे हो, सर वैल्यू तो निकाल रहे हैं जिस दिन हम क्या कर रहे हैं, शेयर को इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे वैल्यूएशन तो यहां हो रही है, बोले तो आज निकाल रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू ये कब की है, सर ये सब वैल्यू तो फ्यूचर की वैल्यू है, हाँ जी ये फ्यूचर की वैल्यू है, क्योंकि ये 10 रुपए कब मिलेंगे, 1 साल के लास्ट में अगले 10 रुपए कब मिलेंगे, दूसरे साल के लास्ट में अगले 10 रुपए, तीसरे साल के लास्ट में अगले 10 रुपए, चौथे साल के लास्ट में, और उसके बाद 110 रुपए जो मिलेगा वो कब मिलेगा, 5वें साल के लास्ट में। और जबकि हम वैल्यू कब निकाल रहे हैं, आज। तो आज की वैल्यू अगर आपको आज अगर वैल्यू चाहिए, जबकि वो कौन सी तरीके है, फ्यूचर वैल्यू, तो आपको मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर बताया था, टीवीएम के अंदर, कि अगर फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो वहां पे मैं कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग। तो हम लोग जो है ये फ्यूचर की जो वैल्यू, इनको क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। इनको डिस्काउंट करने के बाद ये जो फ्यूचर वैल्यू है इनकी हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और इनको क्या कर लेंगे, ऐड करके जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे बॉन्ड की वैल्यू। समझ में आया मैंने क्या किया, यहां पे फ्यूचर में मिलने वाले जो भी आपके बेनिफिट हैं, दोबारा बोलता हूं, फ्यूचर में मिलने वाले जो भी आपके बेनिफिट हैं, ये फ्यूचर में मिलने वाले जो भी आपके कैश फ्लो हैं, उन फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो या बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। क्या निकालना, प्रेजेंट वैल्यू, और उसका जो समीशन होता है, ऐसे उसको डिनोट करते हैं, उन सबको जब जोड़ देंगे तो समीशन बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उस सिक्योरिटी की क्या, उस सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू, उसको B0 से जो है वो हम डिनोट करते हैं, B0, ओके। हाँ जी सर, तो आइए अब पढ़ते हैं वैल्यूएशन करते कैसे हैं। चलो जी, बोलता है द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में बी डिफाइंड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ सम ऑफ द, सम मतलब टोटल, हम टोटल करेंगे किसका, प्रेजेंट वैल्यू का, जितने भी प्रेजेंट वैल्यू किसकी, और द फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट, एक तो फ्यूचर में मिलने वाली इंटरेस्ट पेमेंट, इसकी हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिडम्पशन पेमेंट, मतलब जब टाइम पीरियड लेस हो जाएगा तो उसके बाद रिडीम जो किया जाएगा वो रिडम्पशन, मतलब जो प्राइस वापस किया जाएगा कंपनी के द्वारा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फिर यहां पे लगाया जाएगा, फाइंड आउट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू वुड बी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और जो जिस रेट से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, वो रेट क्या होगा, KD,
कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है जी, विच डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट एंड द रिस्क प्रीमियम, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन आपको दे रखी है, B0 का फॉर्मूला जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ये कैसे क्या किया, ये जो इंटरेस्ट है इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे हमने जो है वो रिडम्पशन वैल्यू जो है उसकी क्या निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये B0 जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट प्रेजेंट, वो क्या होगी, इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 1 साल से लेकर के जब तक मिलेगा लास्ट तक वो, ठीक है, ये है रिडम्पशन वैल्यू, और KD एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। तो इसको डिस्काउंटिंग करके जो है वो आपकी क्या निकल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। और इनको जब मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, समीशन कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, उस बॉन्ड की वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे मैंने आपको यहां पे कॉन्सेप्ट में बताया था, ये देखो एक बार, एक मिनट रुकिए, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये है फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट, ये थे आपके, ये सारे आपके फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट थे। हाँ जी, ये फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट की मैंने आज की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो मैंने इनको क्या किया, ये फ्यूचर वैल्यू है, इन सारी फ्यूचर वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर लिया, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट लगाया, उसको क्या कर दिया, डिस्काउंटिंग कर दिया। डिस्काउंटिंग करने के बाद जो वैल्यू उन सबको फिर मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, वो मेरी क्या निकल जाएगी, बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी। आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ मैंने, उससे हम समझेंगे। चलो जी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन बोलता है एक बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड है और वो जो है कितने का है, 1000 रुपए का, मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितने, बोलो 1000 रुपए, बियरिंग ए कूपन रेट, उसके ऊपर कूपन रेट जो है वो कितना है, 12%, मतलब 12% ये जो है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है जी। इज रिडीमेबल एट पार, उसको रिडीम किया जाएगा किस पे, पार पे, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, बोलो पार पे, मतलब यही 1000 रुपए पे, तो रिडम्पशन वैल्यू जो है उसकी वो कितनी आ गई है, 1000 रुपए, ठीक है। कब किया जाएगा, 10 साल के बाद में किया जाएगा। तो ये है, ये हो गया क्या जी आपका मैच्योरिटी। इसके बेस पर आप फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जबकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो, 12% पे, 10% पे या 14% पे। तो पहले हम एक से ही कर लेंगे, मान लो 12% के ऊपर आप अगर आपको जो है वो वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे। अब देखो 1000 रुपए का एक बॉन्ड, 1000 रुपए का एक बॉन्ड था, कंपनी ने आज की डेट में जो है वो क्या किया, इशू किया, और कंपनी ये बोल रही है उसके ऊपर कूपन रेट है 12%, मतलब हम लोग जो है हर साल आपको जो है 12% की रेट से जो है वो क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और कितने साल का है, 10 साल, और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो 10 साल के लास्ट में हम लोग आपको जो है वो 1000 रुपए की क्या कर देंगे, पेमेंट भी कर देंगे, जो हमने आपसे आज लिए हैं। तो उसके बेस पर बताओ आज की डेट में वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला है, लो जी, फॉर्मूला जो है वो क्या, यहां से अपने को बेसिक इंफॉर्मेशन क्या मिला, कूपन रेट कितना है, 12%, रिडीम कैसे होगा, पार पे, मैच्योरिटी कितनी है, 10 साल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है, 12% है। तो अब निकालना शुरू करेंगे। अब इसको कैसे निकलेगा, B0 इज इक्वल टू कैसे, बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकलती है, फ्यूचर में मिलने वाला जो भी बेनिफिट है, फ्यूचर में मिलने वाला जो भी कैश फ्लो, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अब एक बार बताइएगा, कंपनी ने 10 साल के लिए इशू किया, ठीक है। अब पहले साल के लास्ट में आपको जो है वो क्या मिलेगा, सर 1000 रुपए पे अपने को जो है वो 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो गया, 1000 रुपए 12%, 120, ये पहले साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में 120, ऐसे ऐसे ये कब तक मिलता रहेगा, 10 साल तक, 10 ईयर तक 120 मिलता रहेगा। जब 10वां साल एंड होगा तो हमको 10वें साल के एंड में जो है एक अमाउंट और मिलेगा, कितना, 1000 रुपए का। ये है क्या, रिडम्पशन वैल्यू। तो 10वें साल के एंड में क्या मिलने वाला है, 1000 प्लस में 120, कितना, 1120 मिलने वाला है 10वें साल के एंड में। और पहले साल के एंड में 120, दूसरे साल के एंड में 120। तो पहले से लेकर 9वें साल तक तो मिलेगा 120 रुपए हर साल, और 10वें साल क्या मिलेगा, 120 तो मिलेगा इंटरेस्ट का, प्लस में जो पैसा मैंने आज कंपनी को दिया था, कंपनी उसको क्या कर देगी, रिडीम कर देगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालें, तो वैल्यू कैसे निकलेगा, वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस KD, 1 प्लस KD की पावर n प्लस रिडम्पशन वैल्यू अपॉन 1 प्लस KD की पावर n, ठीक है। अब यहां पे आपको निकालना है। अब या तो आपको हर साल का निकाल लो, लेकिन जब आपको जो है इंटरेस्ट का रेट अगर क्या हो, सेम हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लो। मतलब 12% की रेट पे, कितनी रेट पे, 12% की रेट पे जो है 10 सालों का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लो। अब ये निकालते कैसे, मैं वो भी वैसे तो देखो पेपर के अंदर तो आपको मिलेगा, ये जो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो ये डिस्काउंट रेट जो आपको निकाल के देंगे, लेकिन निकालना अगर पड़े आपको कभी, जब कल को आप पढ़ाओगे तो कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं। जैसे ये है, मान लो 12% पे निकालना है, तो 1
कैलकुलेटर के अंदर सीधा 1 अपॉन में 1.12 कर दो, मतलब 1 प्लस में 12%, ठीक है। 1 अपॉन में 1.12, आगे 10% भी निकाल दो, कैसे निकालोगे? 1 अपॉन में 1.10, 20% भी निकालना तो 1 अपॉन में 1.20, इस तरीके से। एक बार क्लिक करोगे तो पहले साल की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.893, मतलब 1 रुपए की वैल्यू, जो 1 रुपया मुझे फ्यूचर में मिलना है, कब मिलना है? 1 साल के बाद मिलना है, उसकी आज की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.89, मतलब 90 पैसे उसकी वैल्यू है, ठीक है जी। फिर सेकंड ईयर की वैल्यू एक बार दोबारा क्लिक करोगे तो दूसरे साल की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 795। ये क्या डिनोट कर रहा है? जो पैसा मुझे 2 साल के बाद में मिलना है, कितना मिलना है? 1 रुपया मिलना है, उसकी आज की वैल्यू, तो आज कितने, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 0.79 है। फिर तीसरे साल के एंड की वैल्यू निकाल लो, इस तरीके से आप इसको निकालोगे। 10 साल की वैल्यू होगी जी सर, ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इंडिविजुअल जो आपकी वो होते हैं, अमाउंट होते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। और ये लास्ट में जब इन सबको आप जोड़ लोगे 10 साल को, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये इन सबको ऐड करके जो ये आएगा ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो फॉर्मूला जो है वो आपका क्या रहेगा? वो रहेगा जी आपका इंटरेस्ट इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस में जो रिडेम्पशन वैल्यू इनटू में 10वें साल, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कब मिलनी है? ये 10वें साल के एंड में मिलनी है। तो 10वें साल के एंड में, एंड का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितने? 0.322। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ये मेरे क्या है? फ्यूचर सम ऑफ मनी है, ठीक है। फ्यूचर में मिलने वाला जो अमाउंट था उसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरा। तो ये जो है मेरे उस डिवेंचर की जो है वो क्या है? फेयर वैल्यू। इस तरीके से ये निकलेगा। तो कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो है वो क्या? इंटरेस्ट, ये देखो फॉर्मूला ये था, इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस KD, ये आ गया की पावर आई, अब प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू अपॉन 1 प्लस KD की पावर आई। तो ये इस तरीके से B0 का मतलब क्या है? B0 जो है वो इस तरीके से आपका निकलेगा, इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, किसका? लास्ट का। तो ये मैंने, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया और मेरा आंसर आ गया। अब ये PVAF का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एंड द नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट मेरा कितना था? 120 इनटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, जब सारी प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, और इंडिविजुअल को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी जो है वो कितनी थी? यहां पे निकल के आई मेरी कितनी? 5.650, 5.650 प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू कितना? 1000 रुपए इनटू में लास्ट आखिरी साल की जो है वो कितनी है? 3.322, तो उसको यहां पे ले लो 0.322। इसकी जो वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी आपके बॉन्ड की वैल्यू। समझ रहे हो? बोलो जी सर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, इसके थ्रू आप लोग जो है वो वैल्यू को क्या करते हो? कंप्यूट करते हो। तो एक बार जल्दी से मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करो। B0 इज इक्वल टू क्या था? क्या? इंटरेस्ट इंटू में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएंगे 10 सालों का, जितने भी साल है, मान लो 20 साल तो 20 साल का ले लोगे, प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू और वहां पे इंटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आखिरी साल का। जब आखिरी साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो आपके बॉन्ड की वैल्यू निकल आएगी। ओके जी सर। इसी तरीके से अगर आपको निकालनी थी, अब 10% पे निकालनी हो या 14 पे निकालनी हो, तो सिंपल वही करना है। अगर मान लो 10 पे निकालनी हो तो 10 पे निकाल लो, 14 पे निकालनी है 14 पे निकाल लो, फॉर्मूला वही रहेगा आपका। ये देखो, कर सकते हो जी सर। खैर वैसे इतना अपने पेपर के अंदर जो है इतना डेप्थ के अंदर नहीं आता, ठीक है, बट स्टिल मैंने आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बता दिया कि अगर पेपर के अंदर आ जाए तो फिर आपको कैसे निकालना है। तो ये इस तरीके से आप लोग कंप्यूट करते हो। अब अगर 10% पे निकालूंगा तो ये देखो 120 इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 10% पे 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगी ये एन्युटी। ये 10 सालों का जो था ना, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 10% पे। ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल होती है, उस टेबल के अंदर कंप्यूटेड वैल्यू निकल के आती है सीधा। और फिर ये जो है ये क्या, ये 10th ईयर की वैल्यू है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। 14% में निकालनी हो तो वही इंटरेस्ट इंटू 14% पे 10 सालों की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, ये आ गया, प्लस में 1000 इंटू में 10वें साल की ये वैल्यू आ गया 14% पे, ये वैल्यू निकल आएगा। इस तरीके से आप लोग जो है वो बॉन्ड की वैल्यू को क्या करते हो, कंप्यूट करते हो। ओके, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या निकलेगी, जो बॉन्ड की जो सिक्योरिटी है उससे फ्यूचर में मिलने वाले जो भी बेनिफिट है उन सभी बेनिफिट्स की, या फ्यूचर में होने वाले जो कैश फ्लो है उन सभी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, निकाल के उनको जोड़ देना, वो आपके जो है वो बॉन्ड की वैल्यू निकलती है। ओके जी सर, लो जी ये हो गया।
अब आएगा जी आपका बॉन्ड बिहेवियर। बॉन्ड बिहेवियर की अगर मैं बात करता हूं, बॉन्ड वैल्यूएशन बिहेवियर, तो यहां पे ना दो चीजों को अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, एक डिस्काउंट रेट होता है, ठीक है। अब ये बताइए जितने ज्यादा रेट से आप डिस्काउंट करोगे, जितने ज्यादा रेट से तो वैल्यू बढ़ती है कम होती है? सर जितने ज्यादा रेट से हम डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम होती है, और जितने कम रेट से डिस्काउंट करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, ज्यादा आती है। वही मैं एक बार दिखाऊं आपको, ये देखो एक बार, आपको कुछ शायद समझ में आए। यहां पे डिस्काउंट किया कितने परसेंट पे, 12% पे डिस्काउंट किया, मतलब डिस्काउंट रेट कितना था, 12% था। 12% पे डिस्काउंट किया तो मेरी वैल्यू कितनी निकल के 1000, ठीक है। मैंने 10% पे डिस्काउंट किया तो बताओ, डिस्काउंट अगर कम रेट से डिस्काउंट करूं तो वैल्यू कितनी है, 1123। और 14% पे डिस्काउंट किया तो 1000 से वैल्यू कम होगी, कितनी होगी, 895। तो यहां पे ना एक आपका रिलेशन होता है, रिलेशन के तो नॉर्मल सी बात है, और वो क्या बोलते हैं, जितने हैवी रेट से, जितने ज्यादा रेट से आप जो है किसी वैल्यू को क्या करोगे, डिस्काउंट करोगे, जितने ज्यादा रेट से किसी वैल्यू को क्या करोगे, डिस्काउंट करोगे, तो उतनी उसकी जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो क्या आएगी, कम आएगी। और जितने कम रेट से आप डिस्काउंट करोगे उतनी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। लो जी पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला बॉन्ड वैल्यूएशन बिहेवियर जो है वो दो चीजों से रिलेटेड है। सबसे पहला है रिलेटिंग टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बोलते हैं क्या, केडी। केडी से रिलेशन कैसा है, तो आप पहले बताओ एक बार। मतलब यहां पे ये बोलता है कि बॉन्ड की वैल्यू का केडी के साथ, दोबारा समझना, बॉन्ड की वैल्यू का केडी के साथ रिलेशन कैसा, जो बॉन्ड की वैल्यू है उसका केडी के साथ में रिलेशन कैसा है, तो ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बता दिया, अब आप बताओ एक बार क्या सर, जितनी केडी जो है मतलब डिस्काउंट रेट जो है जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड की वैल्यू कम आएगी, और जितना केडी कम होगा उतनी बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा आएगी। जितने ज्यादा रेट से आप डिस्काउंट करोगे उतनी वैल्यू कम आएगी, जितने कम रेट से डिस्काउंट करोगे उतनी वैल्यू ज्यादा आएगी। चलो देखते हैं। बोलते हैं इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है बोले तो केडी, जिस रेट से आप डिस्काउंट करते हो, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब केडी या डिस्काउंट रेट, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द कूपन रेट इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है, मतलब केडी और जो कूपन रेट है वो इक्वल है, जितना इंटरेस्ट मुझे जिस रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है और जिस रेट पे मैं डिस्काउंट कर, अगर दोनों रेट के सेम है तो बॉन्ड वैल्यू जो है हमेशा किसके बराबर आएगी, पार के। दिखा भी देता हूं, ये देखो यहां पे इंटरेस्ट रेट कितना था, 12%। जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना था, 12, ये देख लो। ये कूपन रेट कितना था, 12%, और डिस्काउंट रेट कितना था, 12%। जब दोनों बराबर होंगे तो वैल्यू जो है वो क्या होगी, बोलो, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी, वो पार वैल्यू के बराबर होगी। वही तो लिखा हुआ है, ये देखो क्या बोलता है, बोलता है इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द कूपन रेट, अगर दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, एंड द बॉन्ड वैल्यू, तो वहां पे जो देन तो बॉन्ड वैल्यू जो किसके बराबर आएगी, पार वैल्यू के। वेन एवर द रिक्वायर्ड रिटर्न डिफर, जब कभी भी जो है वो केडी जो है वो क्या होगा, जब इक्वल नहीं होगा किसके, कूपन रेट के, तो फिर वहां पे जो है बॉन्ड वैल्यू जो है वो पार वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। तो क्या होगा, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कूपन रेट, मतलब अगर केडी जो है वो ज्यादा है किससे, कूपन रेट से, तो बॉन्ड वैल्यू जो है वो क्या आएगी, कम आएगी किससे, पार वैल्यू से, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है कूपन रेट से तो बॉन्ड वैल्यू जो है पार वैल्यू से ज्यादा आएगी, ठीक है जी। अब यहां पे कंक्लूजन जो है वो क्या निकला, When the required rate of return बोल दो KD is less than the coupon rate, मतलब जब KD जो है, जब आपका KD जो है वो कम है किससे, कूपन रेट से, तो बॉन्ड वैल्यू जो है, बॉन्ड वैल्यू वो किस पे होगी, प्रीमियम पे। और प्रीमियम का मतलब जो है वो क्या, B0 इज ग्रेटर देन, मतलब वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी किससे, पार वैल्यू से, ठीक है। एंड वेयरएज इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कूपन रेट, लेकिन अगर उल्टा हो गया कि केडी जो है अगर वो ज्यादा है कूपन रेट से, तो वहां पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो किस पे होगी, डिस्काउंट पे, वो किस पे होगी, डिस्काउंट पे। और यहां पे जो B0 है वो कम होगा किससे, पार वैल्यू से। समझ रहे हो जी सर। तो जितने ज्यादा रेट से डिस्काउंट करोगे, एक बार ध्यान रखना, जितने ज्यादा रेट से डिस्काउंट करोगे उतना ही जो है वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो दोनों का रिलेशन भी समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको, कि अगर केडी, अब ध्यान से सुनना, अगर केडी इक्वल टू कूपन रेट है, अगर डिस्काउंट रेट बराबर है कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट के, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वहां पे जो आपकी वैल्यू है, मतलब वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वो बराबर होगी किसके, वो होगी पार वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब केडी अगर जो है वो कूपन रेट के बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो अगर केडी कम है तो प्रीमियम होगा, और केडी अगर ज्यादा है तो डिस्काउंट होगा, मतलब पार वैल्यू से कम होगी। चलो जी आगे देखो, ये
डायग्रामेटिकली बता रखा है। ये आपको देखिए बॉन्ड वैल्यू और यहां दे रखा है कूपन रेट, ठीक है। अब देखो पहले 2 कूपन रेट था, फिर 4, फिर 6, 5, फिर 8, 10, 12, 14। अब जैसे से ये कूपन रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। 10 पे देखो वैल्यू कितनी आई, मान लो आपकी ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर 12 पे वैल्यू कम हो गई, 14 पे वैल्यू और भी कम होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे जो है वो क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे केडी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे वैल्यू जो है वो क्या होती रहेगी, कम। मतलब जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी, जैसे डिस्काउंट रेट कम होगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पे रिलेशन क्या बन गया, अगर केडी ग्रेटर देन कूपन रेट है, अगर केडी ज्यादा कूपन रेट से, तो वहां पे बॉन्ड वैल्यू या वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो क्या होगी, डिस्काउंट। और अगर केडी लेस देन कूपन रेट है तो बॉन्ड वैल्यू जो है वो क्या होगी, प्रीमियम पे। हायर द केडी, जितना केडी जो है वो क्या होगा, हायर होगा, लोअर द वैल्यू, उतनी वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी। लोअर द केडी, जितना केडी कम होगा, हायर द वैल्यू। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हायर द केडी, जितना केडी जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब जितना डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा उतनी आपकी वैल्यू कम आएगी, और जितना डिस्काउंट रेट कम होगा उतनी वैल्यू ज्यादा आएगी। लो जी, ये तो पहला आपका बॉन्ड वैल्यूएशन का बिहेवियर, किससे, रिलेशन टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब जल्दी से बोल दो, लास्ट में समराइज करो इसको। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ में अगर रिलेट करता हूं तो फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम ये बोलेंगे सर कि आपके बॉन्ड वैल्यू और जो आपका केडी है वो दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे, जितना केडी ज्यादा उतनी बॉन्ड वैल्यू कम, जितनी केडी कम उतना बॉन्ड वैल्यू ज्यादा होगा। और एक चीज और है, वो है क्या, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जो है वो मैच्योरिटी पीरियड, भाई कितने समय के बाद में आपका जो सिक्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, रिडीम हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। अब मैच्योरिटी पीरियड जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के पास जाते जाओगे ना, वैसे वैसे वैल्यू जो है वो पार वैल्यू के बराबर होती जाएगी। चलो देखते हैं। वेन एवर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द कूपन रेट, द टाइम टू मैच्योरिटी ऑल्सो अफेक्ट, टाइम टू मैच्योरिटी भी वहां पे अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द बॉन्ड को। इन दिस रिस्पेक्ट द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन विद रेफरेंस टू द रिमेनिंग पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। वेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द कूपन रेट एंड एज्यूम कांस्टेंट अंटिल मैच्योरिटी, the value of the bond will approach its par value as the remaining period approaches maturity। मतलब ये है, जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के नजदीक जाओगे वैसे वैसे जो है आपके बॉन्ड की वैल्यू जो है वो पार वैल्यू के इक्वल होती रहेगी, चाहे पहले वो ज्यादा हो चाहे पहले वो कम हो। ऑफ कोर्स व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट, द बॉन्ड वैल्यू विल रिमेन सेम एट अंटिल इट मैच्योर। फर्दर द लॉन्गर द टाइम टू मैच्योरिटी, जितना टाइम लॉन्गर होगा टाइम पीरियड, उतना ही वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज होगी इन रिस्पॉन्स टू द गिवन चेंज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जितना लंबा पीरियड होगा ना उतनी वैल्यू चेंज होती है। क्यों, क्योंकि लंबा पीरियड है तो नेचुरल बात है वहां पे कभी रिस्क प्रीमियम भी जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, कभी कम होता रहता है, कभी ज्यादा, तो वैल्यू भी चेंज होती है, ठीक है। जितना कम मैच्योरिटी पीरियड होगा उतना वहां पे रिस्क कम हो जाएगा, और जितना रिस्क कम रहेगा उतनी वैल्यू जो है वो बराबर रहेगी किसके, पार वैल्यू के। तो यहां पे आपको एक बात समझना है, और वो क्या है, ये देखो, पहले अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 120 था, 12% था तो वैल्यू आपकी कम थी। अगर 8% है वैल्यू ज्यादा, 10% पे तो ये है फेस वैल्यू मान लो, ठीक है। तो ये क्या बोले, जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के नजदीक जाओगे, अब मैच्योरिटी देखो ये यहां पे, जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के नजदीक जाओगे ना, तो वैसे वैसे वैल्यू जो है, चाहे कोई भी आपका डिस्काउंट रेट हो, वो आपकी अप्रोच करेगी किसको, पार वैल्यू को। किसका अप्रोच करेगी, पार वैल्यू। वैसे मैंने रिलेशन यहां पे बताया था, अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या होती है, कम, तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा, मतलब डिस्काउंट केडी की बात हो रही है यहां पे। और अगर रेट ऑफ रिटर्न मतलब केडी जो है वो क्या ज्यादा, तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन यहां पे जो है एक रिलेशन और बना कि मैच्योरिटी पर पहुंचते पहुंचते आपका जो वैल्यू है वो अप्रोच करेगा किसको, पार वैल्यू को। दोबारा बोल रहा हूं, मैच्योरिटी तक जाते जाते आपकी जो वैल्यू है बॉन्ड की वैल्यू, वो किसके इक्वल आ जाएगी, बोलो किसके इक्वल आएगी, फेस वैल्यू के या फिर पार वैल्यू के। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मैच्योरिटी के पास पहुंच जाओगे तो वहां पे रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, कम। एक तो मैं आपको ये बोलूं कि जी मैं आपको पेमेंट करूंगा एग्जांपल के तौर 5 साल के बाद, एक मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा कल ही, तो रिस्क किस में ज्यादा है, रिस्क सर 5 साल वाले में ज्यादा है। तो जिसमें रिस्क ज्यादा होगा उतना ही आप जो है वो क्या करोगे, हैवी रेट से डिस्काउंट भी करोगे, और जितना रिस्क कम होगा तो नेचुरल बात है डिस्काउंट रेट भी क्या रहेगा, कम रहेगा। इसीलिए ये बोलता है कि अगर अब जैसे जैसे हम लोग जो है वो मैच्योरिटी के नजदीक जाते हैं तो वैसे वैसे जो हमारी बॉन्ड की जो वैल्यू है वो अप्रोच करेगी किसको, पार वैल्यू को। वही चीज यहां पे समझा रखी है, समझ रहे हो, बोलो जी सर। तो यहां पे एक रिलेशन याद रखना, ये द वैल्यू द बॉन्ड विल अप्रोच, वैल्यू जो है बॉन्ड की अप्रोच करेगी किसको, पार वैल्यू को, एज अ रिमेनिंग पीरियड अप्रोचेड से मैच्योरिटी। जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के नजदीक पहुंचोगे वैसे वैसे जो बॉन्ड की वैल्यू है वो आपके पार वैल्यू को क्या करेगी, अप्रोच करेगी। मतलब बॉन्ड की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी किसके, पार वैल्यू के। जैसे जैसे आप क्या करोगे, कहां पहुंचोगे, मैच्योरिटी पर। समझ रहे हो, बोलो जी सर।
लो जी, ये हो गया। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट और है, अगर कभी सेमी एनुअल इंटरेस्ट आ जाए। सेमी एनुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो 2 से, मतलब ये है अब इंटरेस्ट आपको साल के लास्ट में नहीं मिलेगा, हर 6-6 महीने के बाद मिलेगा। तो वहां पे करना क्या है सर? वहां पे कुछ नहीं, रेट को 2 पार्ट में, रेट को डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ठीक है जी। जो आपका टाइम पीरियड है उसको डबल कर दोगे, हाँ जी। और जो कूपन रेट है वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाँ जी। देखो ये बोल रहे हैं, इन केस अगर कभी ऐसे फॉर्म ये डिसाइड करते हैं कि वो इंटरेस्ट पे करेगी कैसे? हाफ ईयरली इंटरवल पे। ऊपर असम्पशन क्या लिया था? साल के लास्ट में। लेकिन अगर फॉर्म बोलती है हम हाफ ईयरली इंटरवल पे करेंगे, देन तो इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी? उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। बेसिक इक्वेशन सेम रहेगा, ये कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चेंजेस? सबसे पहला चेंज तो ये है, हाफ ईयरली फाइंड आउट करो हाफ ईयरली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिवाइडिंग द एनुअल इंटरेस्ट को कर दो किससे? 2 से। तो हर साल का ब्याज है, मान लो हर साल आपको 12% मिलता है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर 10 साल का था लेकिन ब्याज 6-6 महीने में मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 20 टाइम पीरियड हो जाएगा। और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ ईयरली, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 2 से। जो आपका केडी है उसको भी डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो फिर नई इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, ये आपकी नई इक्वेशन। कुछ नहीं, वही पुरानी वाली जो इक्वेशन थी, बस उसको जो है वो क्या करना है, इंटरेस्ट रेट्स जो भी हैं उनको 2 से डिवाइड कर देना, और जो टाइम पीरियड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसको डबल कर देना, बस ये सिस्टम होता है। ओके जी सर। लो जी, बॉन्ड वैल्यूएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है वो ये टॉपिक पढ़ेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बॉन्ड वैल्यू इंटरेस्ट रेट का, और फिर वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, और प्रेफरेंस वाला मैं करूँ ये ऑप्शनल कन्वर्टेबल, और डीप डिस्काउंट बॉन्ड, और प्रेफरेंस वाला। यहां तक का काम हम अगली क्लास में करेंगे। ओके जी सर। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ समझ में आया आपको, ठीक है, तो वो भी बताइएगा। कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी बहुत ही बेटर वे के अंदर जो है हम करवा रहे हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम लोगों ने जो है अरेंज किया हुआ है। हार्ड कॉपी में आपको जो है बुक्स मिलेंगी, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। पहले ओनली हम कॉमर्स में डील करते थे और अब हमने मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर दिया। तो जैसे अभी अगर मैं बात करता हूँ, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस वाला यूनिट 5, तो ये यूनिट नंबर 5 की बुक है, ठीक है। ये बुक आपके एड्रेस पे आएगी, इसके ऊपर आपको सब चीज जो है वो मिलेगी। हर एक जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, जो भी स्टडी मेट हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, वो सब आपको बुक के अंदर मिलेगा। तो अलग से कुछ भी नोटिंग करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके जी सर। चलो ये हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।